नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। देखिए, राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न श्रृंखला जो हमारी चल रही है, इसमें आगे के प्रश्न हम आज देखेंगे जो आगामी रीट, मुख्य परीक्षा और सेकंड ग्रेड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि इसमें जो टॉपिक हैं वो राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 और 10 है, उसमें सभी टॉपिक हैं वो महत्वपूर्ण हैं। कक्षा 9 हमने जो कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद में कक्षा 10 की प्रश्न श्रृंखला है, उसमें आगे के प्रश्न हम आज इसमें देखेंगे। देखिए, 40 प्रश्न अपने कंप्लीट हो गए हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक बताना है। भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, जयचंद या फिर परमर्दी देव। तो देखिए, जो परमर्दी देव है ये तो चंदेल शासक था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन, अगर चंदेल शासक पूछा जाता तो परमर्दी देव हो जाता, लेकिन यहाँ पर चालुक्य शासक पूछा गया तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमदेव द्वितीय। ये इसका समकालीन चालुक्य शासक था। नेक्स्ट है प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने वाला प्रथम खिलजी सुल्तान कौन था। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, सिहाबुद्दीन खिलजी या फिर मुबारक खिलजी। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। सबसे पहले वो रणथंभौर पर आक्रमण इसी ने किया था और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो अगर सर्वप्रथम पूछा जाए तो जलालुद्दीन खिलजी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। आगे है जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। जोधपुर के निकट जो ओसिया के मंदिर बने हुए हैं उसका निर्माण किन शासकों के द्वारा करवाया गया था। राठौड़ शासक, प्रतिहार के द्वारा, कछवा शासकों के द्वारा या फिर चौहान शासकों के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये प्रतिहारों के द्वारा बनाए गए ओसिया में जो मंदिर बनाए गए हैं उनका निर्माण है वो प्रतिहार शासकों के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है संत जाम्बोजी का जन्म कौन से जिले में हुआ था। जैसलमेर, नागौर, बीकानेर या फिर बाड़मेर। तो संत जाम्बोजी थे, उनका जन्म हुआ था पीपासर, नागौर में। कब हुआ था। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। और गांव का नाम था पीपासर और जिला से संबंध हो जाए तो पूछा जाए तो नागौर जिला। और इसके अलावा देखिए, इन्हें जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। तो संत जाम्बोजी का जन्म स्थल कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड, पीपासर, नागौर। आगे, संत जाम्बोजी ने सन 1485 ईस्वी में किस स्थान पर विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। इसमें एक प्रश्न तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन कब किया था। सन 1485 ईस्वी में। लेकिन कहाँ पर किया था। मुकाम, तलवा, नोखा, बीकानेर, जागलू, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर या फिर समराथल, बीकानेर। इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, समराथल, बीकानेर में संत जाम्बोजी ने सन 1485 ईस्वी में विश्नोई संप्रदाय का वो प्रवर्तन किया था। इसके अलावा देखिए, इनके तो 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ भी हैं, वो भी ध्यान रखना। इनका जन्म स्थान हमने पहले चर्चा कर ली, पीपासर, नागौर में। और अगर तिथि अगर पूछ ली जाए तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। और इनको पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इनके 3 ग्रंथ हैं, जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली और विश्नोई धर्म प्रकाश। जो 3 ग्रंथ हैं इनके, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान की वह संत कौन से हैं जो राजस्थान छोड़कर काशी गए और रामानंद जी के शिष्य बन गए थे। संत जाम्बोजी, संत धन्ना, संत लालदास या फिर संत हरिदास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। संत धन्ना, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था। दुवन ग्राम, टोंक जिले में। वो जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था संत धन्ना जी का। और ये वही राजस्थान के संत हैं जो राजस्थान को छोड़कर काशी गए और वहां जाकर रामानंद जी के वो शिष्य बन गए थे। इनका जन्म सन 1451 में हुआ था, दुहन ग्राम, टोंक जिले में, जाट परिवार में। और देखिए, राजस्थान में जो धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का जो श्रेय दिया जाता है वो संत धन्ना को ही दिया जाता है। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के जनक माने जाते हैं संत धन्ना। आगे देखते हैं, गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है। ऑप्शन में दिया गया मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ या फिर हाड़ौती। गुड़ला का त्यौहार है वो किस क्षेत्र में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ क्षेत्र में। और ये कब मनाया जाता है। तिथि जरूर याद रखिए, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र महीने में मारवाड़ से संबंधित है ये गुड़ला त्यौहार। आगे है केला देवी का मेला कब लगता है।
चैत्र कृष्ण पक्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष, वैशाख शुक्ल पक्ष या फिर वैशाख कृष्ण पक्ष। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी को है वो कैला देवी का मेला लगता है। कहाँ पर? करौली जिले में। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कैला देवी का संबंध किस जिले से है, या कैला देवी का मेला वो किस जिले में आयोजित किया जाता है। अगर माह की बात करें तो ध्यान में रखिएगा, चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को कैला देवी का मेला वो आयोजित किया जाता है। आगे है, राजस्थान में मोठड़े की पगड़ी का प्रयोग कब किया जाता था, यानी मोठड़े की पगड़ी कब पहनी जाती थी? माँ बनने के उत्सव पर, श्रावण के महीने में, दशहरे के अवसर पर, या फिर विवाह के उत्सव पर। जो मोठड़े की पगड़ी है, तरह तरह की राजस्थान में पगड़ियाँ प्रचलित हैं, उनमें से हर पगड़ी का एक विशेष महत्व है कि वो किसी विशेष उत्सव पर ही पहनी जाती थी। तो देखिए, जो राजस्थान में जो मोठड़े की पगड़ी है ये विवाह के उत्सव पर पहनी जाती थी। इसके अलावा और भी पगड़ियाँ, जैसे एक पगड़ी है लहरिया, तो लहरिया पगड़ी है वो श्रावण महीने में, और दशहरे पर मदील नामक एक पगड़ी है वो दशहरे पर मदील, और फूल पत्ती वाली जो पगड़ी है वो होली पर पहनी जाती है। ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं। मोठड़े की पगड़ी है वो विवाह के उत्सव पर, लहरिया पगड़ी श्रावण महीने में, और मदील पगड़ी है वो दशहरे के अवसर पर, और फूल पत्ती वाली पगड़ी है वो होली के उत्सव पर पहनी जाती थी। लेकिन जो मदील है, मदील क्या है, इस प्रकार से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो मदील एक प्रकार की पगड़ी है, और यह भी पूछा गया है कि वह किस उत्सव पर पहनी जाती है, तो दशहरे पर। तो मदील काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा मोठड़े की पगड़ी है, ये भी महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, तनसुख, दुतई, गाबा, मिर्जाई आदि किससे संबंधित हैं? देखिए, जो राजस्थान अध्ययन है कक्षा 6 से 10 तक जो नई वाली पुस्तकें ये काफ़ी महत्वपूर्ण, इनमें शानदार मैटर दिया गया है। और कक्षा 9 और 10 तो है वो सेकंड ग्रेड हो चाहे रीट मुख्य परीक्षा हो, सेकंड ग्रेड के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि सभी टॉपिक इन दोनों पुस्तकों में से वो क्लियर हो रहे हैं। और अभी हाल ही में जो स्कूल व्याख्याता एग्जाम हुआ है उनमें इन पुस्तकों में से ऐसे कैसे प्रश्न वो उठाए गए हैं। तो देखिए, तनसुख, दुतई और गाबा मिर्जाई आदि किससे संबंधित है ये बताना है। ये लहरिया के रूप हैं, अंगरखी है, ओढ़नी है, या फिर पगड़ी के प्रकार हैं, क्या है इनमें से? तो ये जो प्रकार दिए गए हैं ये है अंगरखी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, तनसुख, दुतई, अच्छा ये 2 बार हो गया। कातरिया नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है। ये कातरिया नामक जो आभूषण है ये महिलाओं द्वारा शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? गले में, हाथ में, पैर में, कमर में। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सेकंड, हाथ में। जो कातरिया नामक आभूषण है वो हाथ में पहना जाता है। देखिए, कातरिया क्या है? ये एक प्रकार की कांच की जो चूड़ियाँ होती है उसे ही कहते हैं कातरिया है। कांच की चूड़ियाँ हैं। तो चूड़ियाँ कहाँ पर पहनी जाती है? हाथ में। इसके अलावा हाथ में पहने जाने वाले आभूषण और कौन कौन से हैं? कंकण है, मोकड़ी है। अब देखिए, मोकड़ी है ये लाख की चूड़ी है, जो कातरिया था ये कांच की चूड़ी थी। और इसके अलावा मोकड़ी है वो लाख की चूड़ी है। नोगरी है, हाथों में पहना जाता है। गजरा है, गोखरू है, और ये कातरिया हो ही गया। तो ये सभी हाथ के आभूषण हैं। ये आपको कोई सा भी आभूषण है वो पूछा जा सकता है। तो हाथ शरीर के जिस हिस्से के हर प्रकार के जो आभूषण हैं वो अच्छी तरह से याद कर लीजिए, और इन जो पुस्तक में दिए गए हैं विशेष रूप से उनको तो पक्का आपको रट लेना है। आगे देखते हैं, पिप्पल पत्रा और अंगोटिया नामक आभूषण स्त्री द्वारा कहाँ पर पहना जाता है? अभी हाथ के हमने आभूषण देखे, उसके बाद में आया पीपल पत्रा और अंगोटिया नामक आभूषण स्त्री द्वारा पहने जाने वाले आभूषण है। ये भी एक प्रश्न बनता है कि स्त्री से संबंधित है या पुरुष से। और ये स्त्री से संबंधित हैं तो शरीर के किस हिस्से पर पहने जाते हैं? सिर पर, कमर पर, कानों में, या फिर अंगुलियों में। कहाँ पर पहने जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कानों में। ये कान में पहने जाने वाले आभूषण है पीपल पत्रा और अंगोटिया। इसके अलावा जैसे हाथ के आभूषणों की हमने चर्चा की, वैसे ही कान में पहने जाने वाले पीपल पत्रा और अंगोटिया के अलावा कौन कौन से आभूषण हो सकते हैं? तो देखिए, कर्णफूल है, फूल झुमका, झेला, लटकन, और एक टोटी नाम का भी आभूषण है। तो ये सभी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, चाहे वो टोटी हो, झुमका हो, झेला हो, या फिर पीपल पत्रा हो, या फिर अंगोटिया हो। ये सभी कानों में पहने जाने वाले स्त्रियों के आभूषण हैं। आगे देखते हैं, राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक की रचना वो किसके द्वारा की गई थी? जो राजपूत पेंटिंग्स है इसकी रचना किसके द्वारा की गई? चित्रशैली से संबंधित प्रश्न है। देखिए, आप कुछ कमेंट से आते हैं कि सिलेबस के अनुसार इनमें प्रश्न करवाए, तो ये सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं।
जितने पाठ राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 और 10 में सभी सिलेबस में हैं, आपके सेकेंड ग्रेड हो चाहे रीट हो, तो कला संस्कृति के सभी टॉपिक हैं। तो अब चित्रशैली से संबंधित प्रश्न है। देखिए, राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? आनंद कुमार स्वामी, W.H. ब्राउन, राय कृष्णदास और हेवेल। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई थी? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। जो राजपूत, एक पुस्तक ऐसी और है इंडियन पेंटिंग्स और एक है राजपूत पेंटिंग्स, इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसका ध्यान रखना है। राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक है वो आनंद कुमार स्वामी के, और इन्होंने सन 1916 में इसी पुस्तक में राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया था। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन करने वाले कौन थे? आनंद कुमार स्वामी। और उन्होंने ये विभाजन सन 1916 में अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में किया था। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडियन पेंटिंग के लेखक कौन हैं? आपके विकल्प दिए गए हैं, आनंद कुमार स्वामी, W.H. ब्राउन, राय कृष्णदास और O.C. गांगुली। वो था राजपूत पेंटिंग्स, आनंद कुमार स्वामी, और अब है इंडियन पेंटिंग के लेखक। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा W.H. ब्राउन। और इन्होंने जो राजस्थानी चित्रकला है उसको क्या नाम दिया? राजपूत कला। तो राजपूत कला नाम है वो W.H. ब्राउन ने दिया, और इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है इंडियन पेंटिंग। आगे, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल नहीं किया गया है? ऐसा प्रश्न स्कूल व्याख्याता में पूछा गया था, जिसमें कुछ से किलों के नाम भी दिए गए थे कि इनमें से कौन सा स्थान है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल नहीं है। तो देखिए, ये 6 दुर्ग हैं। ये प्रश्न हमने कई बार किया है, और ये RPC सेकेंड ग्रेड में भी एक बार पूछा गया है। हर परीक्षा में एग्जाम में आने की संभावना रहती है इसकी। तो 6 दुर्ग कौन कौन से हैं? देखिए, इसमें गागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग और मेहरानगढ़ दुर्ग दिया गया है। तो ऊपर की जो तीनों हैं, गागरोन है, कुंभलगढ़ दुर्ग हो चाहे जैसलमेर दुर्ग हो, तीनों ही शामिल है, लेकिन मेहरानगढ़ दुर्ग इस सूची में शामिल नहीं है। टोटल ये 6 दुर्ग हैं, जैसे आमेर का महल, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग। ये 6 दुर्ग हैं, ये इस सूची में शामिल किए गए हैं। तो ऊपर के इसमें 3 दिए गए हैं, ये मेहरानगढ़ दुर्ग इससे संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, चेतराम की हवेली सीकर जिले में, बागोर की हवेली उदयपुर जिले में, नाटाणियों की हवेली है टोंक जिले में, रामनिवास गोयनका की हवेली चूरू में। इनमें इस अध्याय में बहुत सारी हवेलियों के नाम दिए गए हैं, उसमें प्रमुख प्रमुख मैंने यहाँ प्रश्न में डाले हैं। इनमें से कौन सी हवेली है वो जो सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जो ये नाटाणियों की हवेली है, ऑप्शन नंबर 3, ये टोंक में स्थित नहीं है, ये जयपुर जिले में स्थित है नटाणियों की हवेली, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी बिल्कुल सही है, चाहे चेतराम की हवेली वो सीकर में है, बागोर की हवेलियाँ उदयपुर जिले में है, और ये सबसे महत्वपूर्ण है रामनिवास गोयनका की हवेली, ये एग्जाम में भी पूछी गई है कई बार, और ये चूरू में स्थित है। नटाणियों की जो हवेली है ये जयपुर में है, टोंक में न होकर के। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने लोकगीतों को सुखद संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है? लोकगीत से संबंधित है ये प्रश्न, और ये जो कथन है वो किसके द्वारा कहा गया? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर बाल गंगाधर तिलक। इनमें से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये है रविंद्रनाथ टैगोर का। एक बार हमने ये कथन है पहले भी किया है। तो इस अध्याय में आपको 2 कथन मिलेंगे, एक रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित और एक महत्वपूर्ण कथन है वो है महात्मा गांधी से संबंधित। टैगोर ने तो इसे क्या कहा? लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली एक कला के रूप में माना है, तो वो तो है रविंद्रनाथ टैगोर। और महात्मा गांधी ने क्या कहा है? लोकगीत ही जनता की भाषा है और लोकगीत संस्कृति के पहरेदार हैं। ऐसे कथन अगर आपको दिखाई दें तो वहाँ पर सही आंसर माना जाएगा महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी जी ने कहा है लोकगीत जनता की क्या है? भाषा, और लोकगीतों को इस संस्कृति का क्या बताया? पहरेदार। तो ये पहरेदार बताए जाएं वहाँ पर हो जाएगा महात्मा गांधी। और जहाँ पर लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली एक कला के रूप में अगर किसी ने माना है तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोनों डेफिनेशन है वो बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है, इनमें से किसी तरह से कन्फ्यूजन नहीं होना है, और सबसे महत्वपूर्ण है इस लोकगीत वाले पार्ट से ये दोनों ही।
आगे देखिए, किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए सन 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सबसे प्रमुख बात तो ये है कि ये प्रश्न अगर एग्जाम में किसी तरह से अगर पूछा जाएगा तो आपको इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि इनको पद्मश्री कब दिया गया था, यानी ये कौन सी मांड गायिका थी। तो ये थी अल्लाह बाई, गौरी बाई, उषा सोहन या फिर मांगी बाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, अल्लाह बाई को सन 1982 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था, पद्मश्री। आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि अल्लाह बाई को मांड गायिका के लिए पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था। तो ये तिथि आपको ध्यान में रखनी है, सन 1982 में। आगे देखते हैं, हेला ख्याल किस क्षेत्र से संबंधित है। ये प्रश्न तो रीट में भी पूछ लिया गया था। हेला ख्याल का संबंध किस क्षेत्र से है, शेखावाटी, बीकानेर, दौसा और सवाई माधोपुर या फिर जयपुर। एग्जाम में क्या दिया गया था, विकल्प में सिर्फ दौसा दिया गया था। तो ये ध्यान में साथ में ये भी रखिए, सवाई माधोपुर, दौसा और सवाई माधोपुर दोनों में ही प्रसिद्ध है ये हेला ख्याल। तो हेला ख्याल का संबंध है सवाई माधोपुर और दौसा जिले से। आगे देखते हैं, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम है वो किसके द्वारा किया गया था। ये भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। एल्फी टेसिटोरी, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन, सूर्यमल मिश्रण या फिर मोतीलाल मेनारिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान की जो भाषा है उसके लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। जैसे राजस्थान के लिए हमने पढ़ा पहले अध्याय में कि राजस्थान के लिए एक शब्द है राजपूताना, और उसके बाद में था राजस्थान और फिर था राजस्थान। राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया और राजस्थान का कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। और राजस्थान संघ जब राजस्थान का एकीकरण संपन्न हो गया तो उसके बाद में राजस्थान के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो ये तीनों नाम है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसी तरह राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थान की जो भाषा है उसके लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले वो किया था जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने, यानी सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सेकेंड। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। आगे भी ऐसे ही प्रश्न श्रृंखला है वो जारी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो पसंद, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपके कितने प्रश्न है उसमें सही हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।